राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हम ऑनलाइन कक्षाओं में 4 विषयों की ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ रहे हैं, जिसमें राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी कक्षा 10 और 12, हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 और हिंदी साहित्य कक्षा 12 और एक हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12। इन सभी चारों विषयों की कक्षाएं अनवरत रूप से चल रही है और वीडियोस भी अपलोड किए जाते रहे हैं। हो सकता है आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये जो नंबर दिए हुए हैं और जो भी वीडियो दिया हुआ है, जिस वीडियो को आप पढ़ते हैं उस वीडियो में आप जाकर के और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से आप अपने इस स्टडी चैनल से जुड़ जाइए, ताकि अपने पास एक ग्रुप बन सके। यानी 10th कक्षा के विद्यार्थी जब आप जुड़ना चाहते हैं तो आप 9610208295 पर यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप अपनी कक्षा, स्कूल का नाम और अपना नाम लिखकर अवश्य भेजें, ताकि हम आपका ग्रुप है वो 10वीं का अलग और 12th का अलग बना सके। वैसे अपने 12th का ग्रुप 2 नाम दिया हुआ है, 10th के भी 2 ग्रुप बने हुए हैं, 12th के 2 ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें दूसरे ग्रुप की कंप्लीशन है वो भी चल रही है। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप इन ग्रुप्स से जुड़ जाइए, ताकि हमारे पास जो भी नोट्स है, मॉडल पेपर हैं और भी परीक्षा से संबंधित सामग्री है वो आपको उपलब्ध करवाई जा सके, और जो भी वीडियो अपलोड होता है वो तुरंत सबसे पहले अपने ग्रुप में डाला जाता है, ताकि आप तुरंत उसे पढ़ सकें। तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस ग्रुप में अवश्य ही जुड़ें और अपने साथी, अपने मित्र, अपने दोस्तों को भी अवश्य शेयर करें, ताकि वो भी उससे लाभान्वित हो। राजनीति विज्ञान में हम आज दूसरा वीडियो पढ़ रहे हैं। पहला एक वीडियो जो अपन ने न्याय के संबंध में पढ़ा, और आज हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का जो है वीडियो है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो ये प्रथम इकाई चल रही है, जिसमें न्याय अपन ने पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे शक्ति, सत्ता और वैधता। अब शक्ति, सत्ता और वैधता ये थोड़ा बड़ा पार्ट है, इसलिए इसके 2 वीडियो अपने बनाने ठीक रहेंगे, क्योंकि आप इतना लंबा वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो आज हम शक्ति का अध्ययन करेंगे कि शक्ति क्या है। शक्ति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम्स में भी इनके प्रश्न है वो आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले शक्ति के बारे में देखिए, शक्ति क्या है। शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा है। सभी प्रकार के नियम, निर्णय, अधिकार और कर्तव्यों का संपादन करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति क्या है, इसके बारे में जब आपको लिखना है तो आपको इस प्रकार लिखना है कि राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा है और सभी प्रकार के नियम, निर्णय, अधिकार और कर्तव्यों का संपादन करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति का स्वरूप, प्रकृति एवं शक्ति के स्रोत का अध्ययन आवश्यक है। प्राचीन समय से ही सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण मानी गई है। यूरोपीय राजनीतिक विचारक मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम शक्तिवादी विचारक कौन थे? तो प्रथम शक्तिवादी विचारक थे मैकियावेली। इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लिखी थी लेवियाथन 1651 ईस्वी में। इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स ने 1651 ईस्वी में अपनी पुस्तक लेवियाथन में शक्ति को राजनीति क्षेत्र में अपरिहार्य बताया। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक क्षेत्र में शक्ति जो है वो अपरिहार्य है। तो थॉमस हॉब्स भी शक्ति का प्रतिपादन करने वाला है, शक्ति का पक्षधर है। आधुनिक राजनीतिक विचारक जो है चार्ल्स मेरियम ने शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की है। इसके अलावा देखिए, कैटलिन, लास्वेन, केपलान, मर्गेंथाउ ने शक्ति की भूमिका का वर्णन किया है। और भी बहुत सारे जो विचारक हैं, विद्वान हैं, उन्होंने व्याख्याएं की है, लेकिन इन्होंने भी अपनी अपनी पुस्तकों में अपने अपने जो शोध ग्रंथ हैं उनमें शक्ति की व्याख्या अवश्य ही की है। शक्ति की परिभाषाएं पढ़ते हैं अपन। शक्ति की परिभाषाएं क्या है? शक्ति की परिभाषा सबसे पहले कैटलिन क्या लिखते हैं? कैटलिन लिखते हैं कि राजनीति प्रतियोगिता का ऐसा क्षेत्र है जिसमें शक्ति प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहता है। राजनीति क्या है? प्रतियोगिता का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोग शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिताएं करते हैं, संघर्ष करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। लोस्वेल शक्ति की क्या परिभाषा देते हैं कि राजनीति का क्षेत्र शक्ति से
अपरिहार्य रूप से युग्मित है, अर्थात जुड़ा हुआ है। राजनीति का क्षेत्र है वो शक्ति से, यानी शक्ति और राजनीति दोनों परस्पर पूरक हैं। शक्ति के बिना राजनीति अधूरी है और राजनीति के बिना शक्ति अधूरी है। अर्थात शक्ति का जो निर्माण है वो राजनीति से, राजनीति का निर्माण शक्ति से, अर्थात दोनों परस्पर पूरक हैं। मैकाइवर, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक थी द वेब ऑफ गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने लिखा है यह किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन करवाया जाता है। शक्ति क्या है? मैकाइवर कहते हैं कि शक्ति वो क्षमता है जिससे दूसरों से आज्ञा पालन करवाया जाता है या कोई काम करवाया जाता है। आर्गेन्स्की क्या कहते हैं? देखिए, आर्गेन्स्की इसके बारे में क्या कहते हैं? आर्गेन्स्की कहते हैं कि शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। दूसरे के आचरण को, अर्थात दूसरे व्यक्ति का जो व्यवहार है उस व्यवहार को अपने अनुकूल बना करके उससे काम करवाना, ये शक्ति की क्षमता है। रॉबर्ट बायस्टैंड क्या कहते हैं? रॉबर्ट बायस्टैंड, देखो छोटी सी परिभाषा है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग। शक्ति क्या है? बल प्रयोग की, बल का प्रयोग करने की योग्यता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग। यानी शक्ति का वास्तविक प्रयोग नहीं, शक्ति बल प्रयोग करने की एक योग्यता है, उसके पास क्षमता है कि वो उससे बल का प्रयोग कर सकता है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि शक्ति संपन्न दूसरों के कार्य, व्यापार एवं विचारों को अपने अनुकूल बना सकता है। कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने लिए या समाज के लिए सदाचरण युक्त कार्य करता है तो वह इसी अर्थ में शक्ति का प्रयोग करता है। अर्थात वह व्यक्ति शक्ति का प्रयोग कब कर रहा है? जब समाज के लिए सदाचरण युक्त कार्य करता है तो वह व्यक्ति शक्ति समर्थ है, शक्तिवान है। कोई व्यक्ति यदि समाज के विरुद्ध कार्य करता है तो वो शक्ति संपन्न नहीं है, वह व्यक्ति शक्ति संपन्न नहीं हो सकता। वह व्यक्ति आतंकवादी हो सकता है, लूट खसोट करने वाला हो सकता है, यानी शोषक हो सकता है, लेकिन वो शक्ति संपन्न नहीं हो सकता। शक्ति संपन्न वही व्यक्ति होता है जो सदाचरण युक्त कार्य करता है और अपनी शक्ति का उपयोग करता है। अब देखिए, अपन देखेंगे भाई शक्ति और बल एक ही है, शक्ति और बल में अंतर है। पूछा जा सकता है आपके प्रश्न कि शक्ति और बल में क्या अंतर है? शक्ति प्रच्छन्न बल है जबकि बल प्रकट शक्ति है। शक्ति यहां पर शक्ति है, प्रच्छन्न बल है। प्रच्छन्न का अर्थ होता है छिपा हुआ। शक्ति एक ऐसा बल है जो दिखाई नहीं देता है, जबकि बल क्या है? एक प्रकट शक्ति, यानी बल जब लगाते हैं तो वो शक्ति है वो सामने आती है। अर्थात बल को हम देख सकते हैं, शक्ति को हम देख नहीं सकते। शक्ति का आकलन हम नहीं कर सकते कि उसमें कितनी शक्ति है। बल का आकलन किया जा सकता है, बल को आंका जा सकता है, बल का परिणाम निकाला जा सकता है, बल को परखा जा सकता है। शक्ति अप्रकट तत्व है, अर्थात शक्ति कभी प्रकट नहीं होती है, शक्ति दिखाई नहीं देती है, जबकि बल है वो प्रकट तत्व है, बल है वो सामने दिखाई देता है। जैसे मान लो पुलिस द्वारा अपराधी को दंड करना, पुलिस द्वारा अपराधी को दंड करने की शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन शक्ति के आधार पर जब वो उसे दंड देता है, अर्थात जब वो उसे दंड देने का प्रावधान, अर्थात वो सीमित हो जाता है। शक्ति तो असीमित है, लेकिन जब वो सीमित रूप से उसका उपयोग शक्ति के कौन से उपायाम का वो उपयोग करता है तो वो बल है। जैसे शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को प्रताड़ित करना, शिक्षक है वो विद्यार्थी को दंडित करने के लिए, जैसे मान लो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ना दे करके या उसे कह करके बाहर निकाल देता है, तो ये क्या है? ये बल है, बल का प्रयोग है, शक्ति का प्रयोग नहीं है। शक्ति और भी असीमित है, यानी शक्ति है वो और तरह से भी काम में ली जा सकती है, शक्ति है वो अलग अलग तरह से भी काम में ली जा सकती है। तो शक्ति है वो बड़ी है और बल है वो छोटा है, ये भी आप लिख सकते हैं। शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर देखिए। शक्ति दमनात्मक होती है, शक्ति दमनात्मक होती है और प्रभाव होता है वो मनोवैज्ञानिक होता है। ये आप सीधा सा आप भी जान सकते हैं, क्योंकि शक्ति है, यदि कोई व्यक्ति उसका पालन नहीं करता है तो वह अपने बल के माध्यम से, अर्थात उसका दमन कर देता है, शक्ति के माध्यम से बल का प्रयोग करके, और वो दमन कर देता है। जबकि प्रभाव होता है वो मनोवैज्ञानिक होता है, अर्थात प्रभाव सबसे पहले व्यक्ति के मनोविज्ञान पर असर करता है, मनोविज्ञान पर असर डालता है। तो शक्ति का प्रयोग इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है। दूसरी बात क्या है? शक्ति का प्रयोग इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है,
जबकि प्रभाव हमेशा इच्छा के अनुकूल संबंधात्मक होता है। शक्ति और प्रभाव में अंतर, यानी प्रभाव हमेशा इच्छा के अनुकूल होता है। शक्ति अप्रजातांत्रिक है, प्रभाव पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक है। अर्थात प्रभाव का अर्थ है कि व्यक्ति को उसके व्यवहार के अनुकूल, उसके मनोविज्ञान के आधार पर उसे अपना काम करवाना। और जबकि शक्ति अप्रजातांत्रिक है, यदि वह आदेश की पालना नहीं करता है तो बल प्रयोग करके और वह अपने आदेश की पालना करवा लेता है। तो ये अप्रजातांत्रिक है और ये पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक है। शक्ति हमेशा प्रभाव से लंबे समय तक स्थायी हो सकती है। जैसे मान लो एक व्यक्ति प्रभावशाली है और उसके पास शक्ति भी है। प्रभावशाली व्यक्ति की शक्ति है वो लंबे समय तक स्थायी हो सकती है, लेकिन प्रभाव को शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब व्यक्ति प्रभावशाली है तो उसके पास शक्ति हो या न हो, वह अपना काम व्यक्तियों से करवा सकता है, उनके मनोविज्ञान पर असर करके, उनके मनोविज्ञान को प्रभावित करके, और वह अपने काम को, अपनी आज्ञा को मनवा सकता है, यानी अपने प्रति लोगों का समर्पण प्राप्त कर सकता है। यह था अंतर। अब है शक्ति के रूप, यानी शक्ति है वो 3 प्रकार की होती है। देखिए, शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारात्मक शक्ति। शक्ति के 3 प्रकार है, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारात्मक शक्ति। अब अपन देखते हैं कि राजनीतिक शक्ति क्या है, आर्थिक शक्ति क्या है, विचारात्मक शक्ति क्या है। राजनीतिक शक्ति, जिसके बारे में कहा गया है कि पद, प्रतिष्ठा, कर, पुरस्कार और दंड जैसे सामाजिक मूल्यवान संसाधनों से सुसज्जित राजनीतिक शक्ति कहलाती है। अर्थात राजनीतिक शक्ति के संसाधन क्या है, पद है, प्रतिष्ठा है, पुरस्कार है, दंड है। इनसे संबंधित ये संसाधन नहीं, अर्थात इनके आधार पर जो शक्ति प्राप्त की जाती है वह शक्ति राजनीतिक शक्ति होती है। शक्ति का प्रयोग, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग औपचारिक अंग जैसे व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, और अनौपचारिक अंग दबाव समूह, राजनीतिक दल, प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग व्यवस्थापिका करती है, न्यायपालिका करती है, कार्यपालिका करती है। इसके साथ साथ ये तो औपचारिक अंग है, यानी अपने जैसे राज्य के औपचारिक अंग है व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, और ये अनौपचारिक अंग है जैसे दबाव समूह है, राजनीतिक दल है, प्रभावशाली व्यक्ति है। इनके द्वारा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने वाले एक तो औपचारिक अंग और एक अनौपचारिक अंग। इसके बाद देखिए आर्थिक शक्ति क्या है। आर्थिक शक्ति उत्पादन के संसाधनों एवं धन संपदा पर स्वामित्व आर्थिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। वो राजनीतिक शक्ति थी जिसमें पद, प्रतिष्ठा, कर यानी उनसे संबंधित था, वो राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत आते थे, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और अनौपचारिक अंग जो है वो काम में लेते हैं। लेकिन आर्थिक शक्ति होती है कि उत्पादन संसाधनों पर और धन संपदा पर, यानी जैसे उद्योगपति या धन संपदा पर अधिकार करना, धन संपदा पर स्वामित्व करना, वो एक आर्थिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक शक्ति का स्वरूप क्या है? देखिए, उदारवाद के अनुसार राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व केवल आर्थिक तत्व ही नहीं है, बल्कि अन्य तत्वों से भी राजनीतिक तत्व है या राजनीतिक शक्ति प्रभावित होती है। उदारवाद ये कहता है, उदारवाद कहता है कि राजनीति को प्रभावित करने के लिए केवल और केवल आर्थिक तत्व नहीं है, बल्कि अन्य तत्व भी होते हैं, जिनमें पद होती है, प्रतिष्ठा होती है, और भी बहुत सारे तत्व होते हैं जिनसे राजनीतिक शक्ति प्रभावित होती है। लेकिन मार्क्सवाद क्या कहता है? मार्क्सवाद कहता है कि राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की नींव पर टिकी हुई है। अर्थात यदि आर्थिक शक्ति जिसकी मजबूत होगी तो वह व्यक्ति राजनीतिक शक्ति भी लंबे समय तक कर पाएगा, अर्थात उसके पास राजनीतिक शक्ति भी अवशेष रहेगी। यदि उसके पास आर्थिक शक्ति नहीं है, अर्थात वो आर्थिक रूप से पंगु है, तो वह व्यक्ति राजनीतिक शक्ति में भी विफल हो जाएगा। तो राजनीतिक शक्ति जो है वो आर्थिक शक्ति की नींव पर टिकी हुई है। अर्थात आर्थिक शक्ति की नींव, अर्थात नींव जब मजबूत होगी तो ऊपर का जो भवन है या ऊपर की जो इमारत है वो बहुत ही मजबूत होगी, और उसे कुचलने का या उसे गिरने का कोई मतलब वो नहीं होगा कि ये गिर जाएगी। तो इसका अर्थ है कि राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की पर टिकी हुई है, मार्क्सवाद कहता है। और उदारवाद कहता है कि नहीं, राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करने के लिए केवल आर्थिक तत्व ही नहीं है। तीसरी जो शक्ति है वो है आपके विचारात्मक शक्ति।
विचारात्मक शक्ति का अर्थ है कि सोचने समझने का ढंग विचारधारा है। सीधी सी बात है, सोचने समझने का जो ढंग है वो विचारधारा है। जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त शक्ति विचारात्मक शक्ति है। प्रयुक्त शक्ति विचारात्मक शक्ति है। इसकी परिभाषा यदि आप विचारात्मक शक्ति की परिभाषा देंगे तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त शक्ति विचारात्मक शक्ति है। विचारधारा विशेष सामाजिक परिस्थितियों में व्युत्पन्न व्यवस्था है। विचारधाराएं होती है वो सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न होती है, और कालांतर में जब परिस्थितियां समाप्त हो जाती है तो वो विचारधारा भी फीकी पड़ जाती है, विचारधारा भी यानी मृतप्राय हो जाती है, धीरे धीरे वो समाप्त होना शुरू हो जाती है। लेकिन आम जन क्या होता है कि उससे जुड़ जाता है। कोई भी विचारधारा है, किसी भी प्रकार की विचारधारा है, समाजवाद है, उदारवाद है, व्यक्तिवाद है, जैसे एकात्मवाद है, ये सभी विचारधाराएं, इन विचारधाराओं से व्यक्ति एक समय विशेष में ये अस्तित्व में रही, और अस्तित्व रहने से लोग उनसे जुड़ गए, लोगों का उससे स्वार्थ हो गया। और जब ये व्यवस्था खत्म होती है तो जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो लोग क्या है कि उसे बचाने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये विचारधारा है। ये विचारधारा क्या होता है, कालांतर में परिस्थितियां समाप्त हो जाती है तो आमजन उससे जुड़े होते हैं, और वो क्या करते हैं, आमजन जो जुड़े होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन स्वरूप ही उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, एकात्मवाद विचारधाराएं अस्तित्व में आई। अर्थात जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं का जो मूल्यांकन करने के लिए, शक्तियों का मूल्यांकन करने के लिए, शासन का मूल्यांकन करने के लिए ये व्यवस्थाएं, यदि ये विचारधाराएं हैं, उदारवाद है, साम्यवाद है, समाजवाद है, एकात्ममानवाद है, ये बताते हैं कि उदारवादी बताते हैं कि समाज कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। साम्यवाद कहता है कि राज्य कैसा होना चाहिए, और समाजवाद अपने हिसाब से बताता है कि राज्य कैसा होना चाहिए। एकात्ममानवाद जो है वो भी यही अपने आप की विचारधारा है कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य में व्यक्तियों के या मनुष्य की सुख सुविधाएं कैसी होनी चाहिए, मनुष्यों का विभाजन कैसे होना चाहिए, उसमें वर्ग का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए। प्रत्येक विचारधारा है वो अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नियमों के आधार पर और अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर बताते हैं। लेकिन उदारवाद भी क्या है कि जैसे मान लो ये समय, यानी समय के अनुसार व्युत्पन्न व्यवस्थाएं होती है, परिस्थितियां जो होती है उसमें उदारवाद व्युत्पन्न हुआ, और जब उदारवाद की व्यवस्थाएं बदल गई, साम्यवाद उत्पन्न हुआ, समाजवाद हुआ, तो ये परिस्थितियों के आधार पर बदलते रहते हैं। बदलती परिस्थितियों के साथ विचारधाराएं पुरानी होकर अस्तित्वहीन होने लगती है, तो स्वार्थ से जुड़े लोग इन्हें बचाने का प्रयास करते हैं, और जिससे वो हिंसा करने से भी नहीं चूकते हैं। अर्थात जैसे मान लो उदारवादी व्यवस्था पर यदि कोई कुठाराघात होता है, उदारवादी व्यवस्था को जब ठेस पहुंचती है, उसे उसका उन्मूलन होने लगता है, तो उदारवाद से जुड़े हुए लोग बौखलाएंगे और वे ये सोचेंगे उदारवादी व्यवस्था हमेशा कायम रहनी चाहिए, और वो क्या करते हैं, उदारवाद को बचाने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं या कत्लेआम करना शुरू कर देते हैं। वही बात साम्यवाद पर होती है। साम्यवादी व्यवस्था जब चलती है तब तक सभी लोग उसका अनुगमन करते हैं, और साम्यवादी व्यवस्था जब समाप्त होती है और साम्यवाद से जो लाभान्वित जो कुनबा है, लाभान्वित जो वर्ग है वो साम्यवाद को बचाने के लिए क्या करेंगे कि हिंसा तक करने से नहीं चूकेंगे, अर्थात वो उस व्यवस्था को खत्म होने से खुश नहीं होते हैं, तो वो प्रयास करते हैं। जैसे सोवियत संघ है, कंबोडिया है, चीन है, भारत है, इनमें इस प्रकार की विचारधाराओं के समाप्त होते हुए देख करके कत्लेआम किया गया था। अर्थात जैसे मान लो साम्यवादी व्यवस्था जहां समाप्त होती हुई दिखाई दी तो वहां के लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया, अर्थात क्रांति कर दी, क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो ये सब उदारवादी व्यवस्था समाप्त हुई तो उदारवादी व्यवस्थाओं को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने उसका विरोध किया और हिंसाएं करना शुरू कर दी। तो ये थी विचारधाराएं के बाद अपन देखेंगे कि जो शक्ति होती है इसकी संरचना क्या है, शक्ति जो होती है कैसे बनती है, शक्ति के प्रकार क्या है, कितने सिद्धांत है वो शक्ति के हैं। देखिए, परंपरागत रूप से शक्ति संपन्न पक्ष शक्तिहीन पक्ष पर अपना नियंत्रण स्थापित करता आया है। भाई, शक्ति संपन्न जो पक्ष होता है वो शक्तिहीन पक्ष पर अपना नियंत्रण करता आया है। लेकिन शक्ति की संरचना के 4 सिद्धांत प्रचलित है। कितने सिद्धांत प्रचलित है? 4 सिद्धांत प्रचलित है।
तो उसमें से सबसे पहला जो वर्ग है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है। पहला है वर्ग प्रभुत्व का, यानी वर्ग विशेष का प्रभुत्व होना, और यह विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है। आर्थिक आधार पर समाज का विभाजन करने वाला यह सिद्धांत मार्क्सवाद की देन है। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत किसकी देन है? मार्क्सवाद की देन है। और इसके अनुसार समाज में, मार्क्सवाद के अनुसार समाज में दो वर्ग है, एक तो बर्जुआ वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। बर्जुआ वर्ग जो कि पूंजीपतियों का वर्ग है, और सर्वहारा वर्ग जो कि एक मजदूरों का वर्ग है, मध्यम वर्ग के लोगों का वर्ग है। और इन दोनों वर्गों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। सर्वहारा वर्ग में और बर्जुआ वर्ग में, अर्थात पूंजीपति वर्ग में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। तो मार्क्सवाद कहता है कि वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत होता है जिसमें समाज दो भागों में विभाजित होता है, एक तो बर्जुआ वर्ग में और एक सर्वहारा वर्ग में, और संघर्ष इनमें हमेशा चलता रहता है। मार्क्सवाद, यदि हम इस सिद्धांत को देखें कि मार्क्सवाद का जो ये तर्क दिया गया है कि बर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग इन दोनों में संघर्ष चलता रहता है, तो और उन्होंने ये कहा है, तो हम इस सिद्धांत के आधार पर ये देखें, इसका तर्क के आधार पर देखें, तो इसका परिणाम ये होगा कि माता पिता अपनी संतान का पालन पोषण आर्थिक हित साधना के लिए ही करते हैं। माता पिता जो है, या जैसे संतान जो है वो अपने माता पिता की सेवा आर्थिक हित साधना के लिए करते हैं। इसका अर्थ ये है, यानी ये जो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है वो एक पूंजी के आधार पर, यानी आर्थिक स्थिति के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। एक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, दूसरे की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, और वो अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति वाला या कमजोर आर्थिक स्थिति वाला व्यक्ति है, या कमजोर आर्थिक स्थिति वाला जो वर्ग है वो अपने आर्थिक हित साधना के लिए दूसरे की गुलामी करता है या दूसरे की सेवा करता है। तो इस प्रकार हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरा है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत समाज विशिष्ट और सामान्य दो वर्गों में विभाजित करने वाला, समाज को विशिष्ट और सामान्य वर्ग में विभाजित करने वाला यह सिद्धांत है। और इस वर्ग में या इस सिद्धांत में समाज का विभाजन केवल आर्थिक आधार पर नहीं है, बल्कि कुशलता, संगठन क्षमता, बुद्धिमत्ता, प्रबंध क्षमता और नेतृत्व क्षमता के आधार पर होता है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में क्या होता है कि ये कहते हैं कि समाज सामान्य वर्ग और विशिष्ट वर्गों में है, लेकिन इनका विभाजन केवल आर्थिक आधार नहीं है, इनका आधार और भी है। जैसे मान लो एक कुशल होगा, संगठन क्षमता है, बुद्धिमत्ता है, प्रबंध क्षमता है, नेतृत्व क्षमता है, इनके आधार पर भी समाज का विभाजन किया जा सकता है, किया जाता है। इस व्यवस्था में समाज का छोटा वर्ग शक्तिशाली होता है। अब हम कहेंगे छोटा वर्ग छोटा वर्ग का अर्थ होता है जिनकी संख्या कम है। छोटा वर्ग शक्तिशाली होता है जो बड़े वर्ग पर शक्ति का प्रयोग करता है। और हम जैसे इसको उदाहरण देखेंगे, राजनेता, यानी अपने देश में राजनेता कितने हैं? हजारों में होंगे, जबकि करोड़ों पर वो अपना राज करते हैं। प्रशासक बहुत ही कम होते हैं, उद्योगपति भी कम होते हैं, वकील कम होते हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर, ये यानी अल्प वर्ग है, छोटा वर्ग है, लेकिन एक बड़े तबके पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, शासन करते हैं, अर्थात अपनी शक्ति का प्रयोग उन पर करते हैं। जैसे ये सिद्धांत यानी वर्गीय सिद्धांत है, इटली के विल्फ्रेड प्लेटो है, जिनकी एक पुस्तक है द माइंड एंड सोसाइटी, उसमें लिखा हुआ है। और गीतानो मोस्का, जिनकी पुस्तक लिखी हुई है रूलिंग क्लास, और जर्मनी के जो रॉबर्ट मिशेल्स है, उन्होंने लिखा था पॉलिटिकल पार्टीज। इन तीनों किताबों में इस विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का वर्णन बखूबी किया गया है। तीसरा है आपके सिद्धांत जो है वो है नारीवादी सिद्धांत। लैंगिक आधार पर समाज को विभाजित करने वाला यह सिद्धांत पुरुष को शक्ति संपन्न और नारी को विपन्न मानता है। लैंगिक आधार पर समाज को विभाजित करने वाला, लैंगिक आधार पर समाज को किस प्रकार विभाजित किया जाता है उसके आधार पर देखिए, यूरोप जैसे देश में नारी को यानी पुरुष का प्रभुत्व यानी पुरुष प्रभुत्व का अंत करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। यूरोप जैसे जो देश हैं उनमें नारी को पुरुष का जो प्रभुत्व है, अर्थात पुरुष की जो प्रधानता है, उसे समाप्त करने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना लेकिन भारत में ये व्यवस्था भिन्न है। भारत में यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये शुरू से है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये शुरू से
इस सिद्धांत की पालना की जाती है और भारतीय अवधारणा नारी मुक्ति की मांग नहीं करके स्वाधीनता का समर्थन करते हैं। यानी नारी मुक्ति नहीं, वो किसका समर्थन करते हैं? वो समर्थन करते हैं स्वाधीनता का समर्थन करते हैं। देखिए, चौथा है आपके बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत यानी 4 सिद्धांत अपन ने देखे हैं और चौथा सिद्धांत है वो बहुलवादी सिद्धांत है। बहुलवादी सिद्धांत ये सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत भी है और सबसे अच्छा सिद्धांत भी है। अब बहुलवादी सिद्धांत में देखिए, बहुलवादी सिद्धांत में क्या है? बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार ये तीनों सिद्धांतों से भिन्न है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज शक्तिशाली और निर्बल वर्ग में नहीं बंटा होता है। ये कहता है कि ना तो कोई निर्बल होता है न शक्तिशाली होता है। समाज की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में नहीं होकर के समूहों में विभाजित होती है। समाज अर्थात हम इसको देश से जोड़ सकते हैं, यानी देश की जो शक्ति होती है वो किसी एक वर्ग विशेष के हाथ में नहीं होती, वो एक अनेक समूहों में बंटी होती है। और इस सिद्धांत का में शक्तिशाली का अर्थ है सार्वजनिक हित के लिए शक्ति का प्रयोग करना। सार्वजनिक हित के लिए शक्तिशाली कौन होता है? जो सार्वजनिक हित में शक्ति का प्रयोग करता है वह व्यक्ति शक्तिशाली माना गया है। और इसमें शक्तिहीन को समाज में बराबर का दर्जा प्राप्त होता है। यह वर्ग संघर्ष पर नहीं, उत्तरदायित्व पर आधारित व्यवस्था है। अर्थात ये जो अंतिम जो बहुलवादी व्यवस्था है, ये बहुलवादी व्यवस्था वर्ग संघर्ष पर आधारित नहीं है, ये उत्तरदायित्व पर आधारित व्यवस्था है। तो ये था अपना शक्ति से संबंधित। और अगला जो वीडियो है वो तुरंत ही आपको यानी जस्ट ही आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिससे क्या है कि अपनी ये जो दूसरी अवधारणा है वो पूरी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक आभार। और सभी विद्यार्थियों से एक बार और कहना चाहूँगा कि आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप जुड़ सकते हैं। और आपके डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दिया गया है उस लिंक से आप अवश्य ही जुड़ें, ताकि हम लाइव कक्षाओं का आयोजन भी करेंगे। और लाइव कक्षाओं का आयोजन 5000 विद्यार्थियों के होने पर ही किया जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। तो आप अधिक से अधिक जुड़ें और इन चारों विषयों का अध्ययन अध्यापन अच्छी तरह से पढ़ें, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।